हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर 15 के सेकंड मेंबर के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज फास्फोरस। आफ्टर नाइट्रोजन, जैसे हमने नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी किया उसी तरीके से हम फास्फोरस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अक्रेंस। फास्फोरस हमारे पास कहां से आता है? देखिए, इसका मेन जो ओर है दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट। दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। इसमें से हम फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसके दो सोर्स हैं, एक तो बोन ऐश। यस, बिल्कुल सही आपने सुना, बोन ऐश, हड्डियों की राख, हड्डियों का चूरा। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था इन द बिगनिंग, हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम कैसे प्रेजेंट होता है? एज कैल्शियम फॉस्फेट। तो दोनों ही कंपोनेंट रहते हैं, कैल्शियम भी और फॉस्फेट भी। तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट अराउंड 58%। हमारी जो बोन ऐश हैं उनके अंदर 58% कैल्शियम फॉस्फेट। दूसरा, इसका इंपॉर्टेंट ओर इन नेचर दैट इज फॉस्फेट रॉक, जिसको हम बोल देते हैं, दैट इज फॉस्फोराइट। और इसको हम ट्रीट करते हैं सिलिका। सिलिका मीन्स SiO2 एंड कोक, प्योर कार्बन, इन इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड एट टेम्परेचर 1775 Kelvin when we get phosphorus, right? It was regarding its occurrence। और आपको पता है नेचर के अंदर बहुत जगहों पे ये पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर, बहुत सारी फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर और ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, क्योंकि बोन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये एज अ कैल्शियम फॉस्फेट। तो हम बात करने वाले हैं फास्फोरस के कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एलोट्रॉप्स, राइट। देन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है लाइक अमोनिया, दिस इज फॉस्फीन। फॉस्फीन, इसकी प्रेपरेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देन हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ये है हमारे आज के लेक्चर के मेन टॉपिक्स। तो मैं स्टार्ट करती हूं विद एलोट्रॉप्स। तो ये रहे एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं मैंने। 3 तरह के एलोट्रॉप्स हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। फास्फोरस 3 तरह के एलोट्रॉप्स के अंदर हमें मिलता है और उनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव दैट इज व्हाइट फास्फोरस और सबसे ज्यादा स्टेबल वो दूसरी एक्सट्रीम पे है, दैट इज ब्लैक। सबसे पहला डिफरेंस देखिए इनका स्ट्रक्चर। व्हाइट ये सॉर्ट ऑफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, एक्चुअली पिरामिडल होती है, लेकिन ये चारों दे एग्जिस्ट एज P4 मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट P4 मॉलिक्यूल, राइट। और इसके अंदर बॉन्ड एंगल रहता है 60। अब आप देखिए, अगर इसको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जाना होता, बॉन्ड शुड बी 109.5। चलिए और कम कर देते, अगर ये इस तरीके से P4 4 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, लेट इट बी ऐसे जुड़ जाते विद एंगल 90 डिग्री, प्लेनर में आ जाते हैविंग एंगल 90 डिग्री। इवन देन 90 के बाद भी ये कितना आ रहा है? 60। इससे पहले आप लोग जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो वहां यह बोला जाता है कि जितने भी बॉन्ड पेयर्स हैं वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं दैट देयर शुड बी मैक्सिमम बॉन्ड एंगल सो दैट मिनिमम रिपल्शन कैन हैपन। लेकिन यहां क्या हो रहा है, अगर वो प्लेनर में जाता तो इट शुड बी 90, अगर वो पिरामिडल में भी जाता लाइक अमोनिया, इट शुड बी हैविंग मे बी लेस देन 109.5, 107 हो सकता था, 106 हो सकता था, बट इट इज 60 डिग्री। एंड दिस इज द मेजर रीजन दैट व्हाइट फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर ये एंगुलर स्ट्रेन है, इट इज स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल, अनस्टेबल है, जबरदस्ती इसको बांध के रखा हुआ. इट कुड हैव अटेन्ड स्टेबिलिटी इफ दिस एंगल इज इंक्रीज्ड. लास्ट में चलिए, दैट एंगल इज 99 डिग्री. That is purely crystalline structure, most stable form, and that is having bond angle 99 degree, which is quite large as compared to white phosphorus. So angular strain की वजह से white phosphorus जो है that is very very reactive, right? ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बातें हम आगे देखते हैं इसके अंदर. इसके आगे एक स्मॉल स्केल के ऊपर पॉलीमर बन जाता है. पॉलीमर लीनियर चेन बन गई. अब ये जो आपस में जुड़ा हुआ था, आपस में बॉन्डिंग थी, वो खुल गई. इन्होंने दो मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, लंबी चेन बन जाती है. जैसे ह्यूमन चेन बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लंबी चेन बन जाती है. दैट बिकम्स रेड फॉस्फोरस. और डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, अब सारे के सारे जिगजैग मोशन, जिगजैग पाथ में ये जुड़ जाते हैं. ये देखो जिगजैग जिगजैग, और अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है, इट अपीयर लाइक हेक्सागन. मोस्ट स्टेबल लेयर्ड स्ट्रक्चर हैविंग बॉन्ड एंगल 99 डिग्री. और फास्फोरस जो लिंकेज है दैट इज 218 पिकोमीटर. इनकी जो बॉन्ड लेंथ रहती है दैट इज 218 पिकोमीटर. ओके, अब इनकी प्रेपरेशन की एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो देखना. ये जो हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस है, ओके, कलर इसका व्हाइट, लेकिन अगर थोड़ी देर एक्सपोज्ड रहे तो इसके ऊपर लेयर आ जाती है ऑक्साइड की एंड इट अपीयर्स येलो. यस, दिस इज रेड इन कलर एंड दैट इज ब्लैक इन कलर. ठीक है, ये रहा रेड इन कलर एंड दिस इज ब्लैक इन कलर. जब आप लोग डिफरेंसेस लिखेंगे तो प्रॉपर तरीके से लिखना. ठीक है, ओके. अब इसके कलर का काम खत्म. अब देखिए व्हाइट फॉस्फोरस कैसे बना, फ्रॉम इलेक्ट्रिक फर्नेस, है ना, हीटिंग कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट heated in electric furnace at 1775 Kelvin and white phosphorus is obtained. वहां से जो phosphorus निकला that is white phosphorus. Okay, it is highly reactive. Almost 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे अप्रैल मई में आ जाता है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे अगर हम फास्फोरस को बाहर रखें इट कैचेस फायर, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही इट फॉर्म्स फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एकदम से ये आग पकड़ लेता है. अब ये था व्हाइट फॉस्फोरस, इसकी प्रेपरेशन यहां से बना. व्हाइट फॉस्फोरस हो गया. ओके, व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हम 573 केल्विन और इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करें इट टर्न्स इनटू रेड फॉस्फोरस. है ना इंटरेस्टिंग. व्हाइट फॉस्फोरस को रेड में कन्वर्ट किया जाता है. रेड जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता. नेचर से जो फॉस्फोरस आएगा दैट विल बी प्योरली व्हाइट. उसका एलोट्रोप व्हाइट से बनता है. ठीक है, अब आगे देखना. जो हमारे पास ब्लैक है ये बेसिकली दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. ओके, एक को हम बोलते हैं अल्फा ब्लैक, दूसरे को हम बोलते हैं बीटा ब्लैक. दूसरा है बीटा ब्लैक. ठीक है, अल्फा एंड बीटा. दिस इज अल्फा. अल्फा कैसे बना? जब हमने रेड फॉस्फोरस को 803 केल्विन तक हीट किया इन अ सील्ड ट्यूब, अल्फा ब्लैक बन गया. किससे बना? रेड फॉस्फोरस से. ओके, अगर आप व्हाइट वाले को हीट करते हो एट 473 केल्विन एंड वेरी हाई प्रेशर, बीटा ब्लैक बन जाएगा. ठीक है, तो रेड से बनेगा अल्फा, व्हाइट से बनेगा बीटा. और ये है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल्स हैं, वेरी स्टेबल क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर हैं.
और अल्फा का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है दैट मे बी मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल। अब आप लोगों को पता है कि क्रिस्टल की कौन सी शेप हो सकती है, इट मे बी मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, बहुत सारी शेप्स आपने की हैं। ओके, अगर इसकी स्टेट दिस इज वैक्सी सॉलिड्स, वैक्स की तरह होता है, आप इसको नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, लेकिन रेड फॉस्फोरस को आप नाइफ से कट नहीं कर सकते, चाकू से नहीं काट सकते। इट इज ब्रिटल पाउडर। जैसे हमारे घरों में नमक होता है ना, टाटा वाला नमक नहीं, दूसरे वाला नमक जो मोटा वाला नमक होता है, तो उसको आप जरा सा क्रश करो, इजीली पाउडर फॉर्म में आ जाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटल, मीन्स सॉलिड बट इजीली ब्रेकेबल, ब्रिटल पाउडर, एंड दिस इज क्रिस्टलाइन। हैव अ लुक ऑन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ये बर्न कर जाता है? 307, मैंने बताया ना 35 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। एंड रेड इट इज 543 केल्विन, दिस इज 673 केल्विन। और ये टेम्परेचर काफी है इस चीज को बताने के लिए दैट इट इज मोस्ट रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव, एंड दिस इज लीस्ट रिएक्टिव। ये अगर फायर कैच करेगा तो 543 केल्विन पे, ये अगर फायर कैच करेगा तो एट 673 केल्विन। बनाएंगे सभी पेंटॉक्साइड ही, बर्न करने का मतलब ही ये है। डेंसिटी, इसकी डेंसिटी 1.84। अब ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बन गया, डेंसिटी बढ़ गई, वो 3 डायमेंशनल में आ जाता है, दैट इज 2.69 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लीस्ट स्टेबल, एकदम से बर्न आउट हो जाता है। This is stable, somewhat stable, and that is the most stable form. ठीक है, ओके। रिएक्टिविटी का भी आपने देख लिया। वेल, इनके और भी डिफरेंसेस हैं, मैं उनके बारे में भी आपसे बात करती हूं। इसमें जो व्हाइट फॉस्फोरस है, इसको आप स्मेल से भी इसको पहचान सकते हो कि इसमें व्हाइट है, रेड है या ब्लैक है। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले टॉक्सिसिटी, व्हाइट वाला जो है इट इज हाईली टॉक्सिक, मीन्स पॉइजनस, हाईली पॉइजनस, एंड दीज आर नॉन टॉक्सिक। ये पॉइजनस नहीं है, दोनों ही, दीज आर नॉन टॉक्सिक। सॉल्युबिलिटी, insoluble in water, it is insoluble in water but soluble in organic solvents, organic solvents like carbon disulfide, carbon tetrachloride etc. लेकिन जो रेड वाला है it is insoluble in water as well as organic solvents, ये दोनों में ही soluble नहीं होते, in water as well as organic solvents. प्रॉपर्टीज व्हाइट, रेड और ब्लैक फॉस्फोरस की, दिस इज व्हाइट फॉस्फोरस, रेड एंड ब्लैक। ओके, देखिए कई बार आपने सुना होगा जहां पे डेड बॉडी बर्न करते हैं, क्रिमिनेशन होती है, तो रात को वहां पे कुछ ग्लो करता है ना। कई लोग डराते हैं एक दूसरे को कि वहां पे भूत है, वहां हड्डियां ग्लो कर रही हैं। एक्चुअली बोन्स के अंदर आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट है, और फास्फोरस की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, और कौन से फास्फोरस की, स्पेशली व्हाइट की, दैट इट ग्लोज इन डार्क। समटाइम्स आप लोग अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट लगवाते हो, ठीक है, और दुकान वाला आपको बोलता है कि इसमें रेडियम लगा है। रेडियम इज नॉट सो इजीली अवेलेबल कि वो गाड़ियों की नंबर प्लेट में लग जाए, तो एक्चुअली दैट इज मिक्स्ड विद फास्फोरस, और फास्फोरस के ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी ये ग्लो करता है। और कुछ एक मार्केट में की रिंग्स, कुछ और मटेरियल भी मिलता है कि जब रात को लाइट ऑफ हो जाए तो वो ग्लो करता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस। आपने कई बार देखा होगा बच्चों के रूम के अंदर
कुछ पेंट ऐसा किया जाता है या स्टिकर्स लगाए जाते हैं कि लाइट ऑफ होने के बाद ऐसा लगता है कि आपके छत के ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं, यू आर अंडर द स्काई, तो दैट ऑल्सो कंटेन्स फास्फोरस। तो दैट प्रोसेस इज केमिल्यूमिनेसेंस, जो कि रेड और ब्लैक फास्फोरस के अंदर नहीं होती। इट इज ओनली एंड ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट फास्फोरस। देन इट इज हैविंग गार्लिक लाइक स्मेल, लहसुन की तरह इसकी स्मेल होती है व्हाइट फास्फोरस की, जबकि रेड फास्फोरस की कोई स्मेल नहीं होती, ब्लैक फास्फोरस की कोई स्मेल नहीं होती। हाँ, इसका मेटालिक लस्टर होता है, बिल्कुल मेटल्स जैसी इसकी शाइन रहती है। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी आपको पता है, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव। ओके, दिस इज मैच बॉक्स, और इस मैच बॉक्स के ऊपर इसका हेड देख रहे हो आप, ब्लैक ब्लैक सा लगा होता है ना, सबने देखी हुई है मैच बॉक्स। ओके, इसको ऐसे हाथ से निकालने से इजीली ये नहीं निकलता है। ठीक, इसको बर्न करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। अब ये जो साउंड आपको सुनाई दी और जो स्ट्रीक्स आपको दिखाई दी, व्हाट इज दैट? अब ये जो आपको वो जो स्पार्क दिखाई दिया, होलमे सिग्नल के अंदर सेम ऐसा ही स्पार्क होता है, राइट? और हुआ क्या यहां पे, फास्फोरस बर्न किया टू फॉर्म फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, होलमे सिग्नल के बारे में फॉस्फीन के साथ बात करूंगी। तो वो उसके अंदर भी एक्चुअली उसमें फॉस्फीन बर्न करती है, लेकिन बनता क्या है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब इसके अंदर, मैच बॉक्स के अंदर जो आप अपने घरों में यूज करते हो, यू आर यूजिंग व्हाइट फास्फोरस, है ना, इंटरेस्टिंग। तो व्हाइट फास्फोरस, इसका कौन सा कंपाउंड, दैट इज फास्फोरस सल्फाइड। ये यूज होता है, अकेला नहीं है, इसके साथ बाइंडर है ना, स्टिक हो जाता है ना इसके ऊपर, दिस इज मैच स्टिक, बर्न एनीवेयर। तो उसके अंदर डाला जाता है पोटेशियम क्लोरेट इसकी ऑक्सीडेशन के लिए, और जेलेटिन एज अ बाइंडर, वो इसको इसके साथ बाइंड करके रखता है। और आपने देखा थोड़ा सा इसको स्पार्क चाहिए, पोटेशियम क्लोरेट है इसको थोड़ा सा स्पार्क देने के लिए, अदरवाइज आपको पता है 35 डिग्री के ऊपर प्योर फास्फोरस बर्न करता है। तो इसको हमने उतनी सी फ्रिक्शन दी और उससे ये बर्न कर गया। ठीक है, तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस। इनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये तो मैंने कंपैरेटिव में आपको दे दिया, आपने नोट भी ऐसे ही करना है, राइट फ्रॉम देयर इनका जो भी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है। उसके बाद मैंने यहां कहीं पे भी बॉन्ड एंगल मेंशन नहीं किया, आप बॉन्ड एंगल भी लिख सकते हैं। बॉन्ड एंगल के बेस पे स्टेबिलिटी की बात वो पूछ सकते हैं कि ब्लैक वाला ज्यादा स्टेबल और व्हाइट वाला लेस स्टेबल क्यों है, दैट इज ओनली ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन। तो ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपने इनको टेबुलेशन में नोट कर लेना है। लेकिन चलिए पहले एक एक करके इसकी तीनों फॉर्म्स को अच्छे से समझते हैं। प्यारे बच्चों, एलोट्रोप्स की बात करते हैं। वाइट फास्फोरस, इट इज़ सॉफ्ट, वैक्सी एंड ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, और सॉल्युबल किस में होता है ये, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड एंड CCl4 में। और इट डिजॉल्व्स इन बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर फास्फोरस डिजॉल्व हो जाता है और क्या बनाता है, फॉस्फीन। It is one of the methods of preparation of phosphine. So it is highly toxic and extremely reactive. बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, ठीक है, टॉक्सिक भी है, पॉइजनस है। एंड इट एग्जिस्ट एज P4 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, और ये P4 मॉलिक्यूल्स आपस में वीक वैन डर वाल फोर्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, जस्ट अबाउट 44 डिग्री सेल्सियस मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। और अरेंजमेंट इसका देखो, टेट्राहेड्रल, एवरी टाइम 3 आर इन वन प्लेन एंड 4th इज अबव द प्लेन। लेकिन इसके अंदर नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल नहीं होता, इट इज हैविंग 60 डिग्री, मच लेस देन द एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल। नॉर्मली अगर हमें 4 को जोड़ना हो तो हम क्या बनाते हैं,
90 डिग्री का एंगल। 360 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे एंड दैट विल बी 90 डिग्री। और अगर वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है देन इट विल बी 109.5 डिग्रीज। लेकिन ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, प्लेनर 90 डिग्री के कंपैरिजन में भी बहुत ही स्मॉल है। और मैंने आपको बताया था ना, दिस टॉर्शनल, दिस एंगुलर स्ट्रेन होना चाहिए था 90 या 109.5। 90 तो थ्योरेटिकल है, टोटली थ्योरेटिकल, जबकि 4 का अरेंजमेंट आपको पता है दैट इज ऑलवेज टेट्राहेड्रल। 109.5 तो ये रहा 60 डिग्रीज। तो बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही टाइटली इसको पैक करके रखा हुआ है, तो एकदम से रिएक्शन शो करता है क्योंकि इसकी कोशिश रहती है जल्दी से इस बॉन्ड को तोड़ देने की। इट इज़ अनस्टेबल, क्वाइट अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव। और हाँ, हर फास्फोरस 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। और ये इतना रिएक्टिव रहता है दैट अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इट कैचेस फायर, ठीक है। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। जब भी फास्फोरस ऑक्सीडेशन करेगा इट विल फॉर्म P4O10। अब देखो, इसको स्टोर कैसे करते हैं? पानी के अंदर, क्योंकि बाहर तो ये रिएक्ट कर जाएगा, सो इट इज स्टोर्ड अंडर वाटर। नाउ व्हाइट फास्फोरस ग्लोज इन डार्क। मैंने आपको बताया था ना कि ये ह्यूमिड एयर हो तो इसमें से लाइट रिलीज होती है, व्हाइट फास्फोरस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस मीन्स जो लाइट एमिट करे, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन की वजह से ये देखो एक्स्ट्रा एच न्यू इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और इसी तरह की लाइट जो है ये ग्लो करती है ग्रीनिश कलर की, दैट इज केमिल्यूमिनेसेंस। ओके, अब वाइट फास्फोरस लिया और इसको हीट किया अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस का मतलब 473 केल्विन। तो ये बन जाता है रेड फास्फोरस। आपको पता है इसकी प्रेपरेशन। और रेड फास्फोरस जो है इट इज आयरन ग्रे लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड, अडोरलेस है, नॉन टॉक्सिक है, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड CCl4, दोनों में से किसी में भी नहीं घुलता। इट ऑल्सो डजंट डिजॉल्व इन बॉइलिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी नहीं घुलता, यस, बट इट डिजॉल्व्स इन एल्कोहलिक KOH। और यही अरेंजमेंट हमने बनाया था। फास्फोरस P4 के मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पॉलीमर बन जाता है लॉन्ग चेन। जबकि व्हाइट फास्फोरस के अंदर क्या थे? दे वर इंडिपेंडेंट एंड हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये स्टेबल रहता है, एयर के अंदर इग्नाइट नहीं करता लाइक व्हाइट फास्फोरस, एंड ऑल्सो इट इज नॉट स्टोर्ड इन वाटर। रिएक्ट कब करेगा? 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इट अंडरगोज कंबशन एट 400 डिग्री सेल्सियस मीन्स 673 केल्विन। ओके, अब बात आई हमारे पास ब्लैक फास्फोरस की, ठीक है। इट इज थर्मली मोस्ट स्टेबल एंड हाईली पॉलीमराइज्ड। लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, लेयर बाय लेयर, ठीक है। और ये 2 तरह का है, बीटा ब्लैक फास्फोरस एंड अल्फा, राइट। अल्फा ब्लैक फॉरस एंड बीटा फास्फोरस। देखिए बीटा कैसे बनता है? व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे हीट किया तो बीटा बन गया। रेड फास्फोरस को, ठीक है, रेड फास्फोरस को 803 पे करेंगे तो अल्फा बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका एक मेथड नहीं है क्योंकि ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए दोनों अलग तरीके से। रेड फास्फोरस से बनेगा ब्लैक, अल्फा ब्लैक, और वाइट से बनेगा बीटा ब्लैक फास्फोरस। और टेम्परेचर दोनों के लिए काफ़ी गैप है, ऑलमोस्ट डबल ही हो जाता है। और अल्फा ब्लैक इट इज़ हैविंग ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। एंड बीटा ब्लैक इट इज़ corrugated sheets that result in the formation of flaky layered crystals. Alpha black doesn't conduct electricity. Beta. Now let's talk about phosphine. PH3. This is phosphine. अमोनिया क्या था? NH3. और उसका नेक्स्ट मेंबर आफ्टर नाइट्रोजन इज phosphorus.
सबसे ज्यादा प्रेपरेशन होती है इसके फॉस्फाइड्स, जैसे नाइट्राइड N3 नेगेटिव, फॉस्फाइड फॉस्फोरस के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज, कैल्शियम के साथ जुड़ा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्रॉस किया, ये बन गया कैल्शियम फॉस्फाइड, ये बन गया एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो कैल्शियम फॉस्फाइड वाटर से इसकी हाइड्रोलिसिस करें, इट विल गिव फॉस्फेट। कई बार एग्जाम के अंदर सिर्फ ऐसे लिखा होगा, आपको इक्वेशन कंप्लीट करनी है, इसलिए ये मत सोचना कि वीडियो देख लिया तो हम इसको नोट ना भी करें तो चलेगा। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड प्लस 3 HCl, 3 तो चलो बैलेंस करने के लिए लगाया, HCl ऐड करेंगे तो ये चीज आपको लिखनी है, ठीक है? तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। दिस इज एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोलिसिस करनी है, एसिड, ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन जुड़ के फॉस्फोरस के साथ अगेन फॉस्फीन। देन इसको वाटर से भी हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और एसिड से भी, तब भी क्या बनेगा? फॉस्फीन। देन सेकेंड प्रेपरेशन इज फ्रॉम फास्फोरस एसिड H3PO3। तो फास्फोरस एसिड को हीट किया जाता है 478 केल्विन से लेके 483 केल्विन तक, देन वी गेट फास्फोरिक एसिड, दिस इज phosphoric acid and phosphine is formed. Then from phosphinium salt, okay, what is phosphinium? देखिए हमारे पास था अमोनिया, एक लोन पेयर H पॉजिटिव, ये बन गया अमोनियम। सेम इसी तरीके से फॉस्फीन प्लस H पॉजिटिव, इट विल फॉर्म फॉस्फोनियम। फॉस्फोनियम के साथ, अगर फॉस्फोनियम के साथ लग गया क्लोराइड, ऐसे मैंने अमोनियम के साथ लगा दिया, फॉस्फोनियम के साथ लग गया आयोडाइड, सेम मैंने इसके साथ लगा दिया, फॉस्फोनियम के साथ लग गया क्लोराइड से हाइड्रोक्साइड, सेम हमने इसके साथ लगा दिया। दिस इज अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरीके से फास्फोनियम क्लोराइड, फास्फोनियम आयोडाइड, फास्फोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? जब ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले रहा, फास्फोरस इज शोइंग +4, राइट, 4 बॉन्ड बना रहे, तो ये रहा फास्फोनियम आयोडाइड, इट इज मेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड व्हाट वी गेट, आयोडाइड जुड़ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ेगी, बन जाएगा वाटर, बाकी क्या बचा? PH3, अगेन वी गेट फॉस्फीन। लेबोरेटरी के अंदर इसको हम किस तरीके से तैयार करते हैं? वी मेड टू रिएक्ट फास्फोरस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली वाटर, तो ये बन जाता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट और साथ में क्या बन गई? फॉस्फीन। तो ये थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। अब इसकी हल्की सी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इट इज कलरलेस, लिटिल बिट टॉक्सिक है, राइट, और स्मेल लाइक रॉटन फिश और गार्लिक, देन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। आपको पता है अमोनिया तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल था, कंपैरिजन भी साथ साथ में हो रहा है। अमोनिया इज टू मच सॉल्युबल इन वाटर, बट पानी में घुलते ही आपको पता है ये बना लेता था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये वाटर के अंदर बहुत ही कम सॉल्युबल है। इसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन दैट इज होल्मेज सिग्नल। होल्मेज सिग्नल, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन होल्मेज सिग्नल, दैट इज फॉस्फीन। दूसरा है स्मोक स्क्रीन। दोनों में ही जो हमारे पास गैस है फॉस्फीन, इट इज यूज्ड। होल्मेज सिग्नल है, इसके अंदर बर्न करता है कैल्शियम फॉस्फाइड, राइट, एक तो फॉस्फीन बनेगी और साथ में फास्फोरस पेंटॉक्साइड बनता है विच एक्ट एज अ स्क्रीन। इतना ज्यादा धुआं निकलता है, ब्राइट लाइट निकलती है, ब्राइट लाइट इसकी वजह से आएगी। अब इसमें दोनों ही कंडीशंस में इट वाज कैल्शियम फॉस्फाइड। आपको पता है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन। अभी लिखी थी ना रिएक्शन आपने, मैं इसको बैलेंस नहीं कर रही हूं। अब इधर से ये जो फॉस्फीन है, इट विल बर्न इन एयर टू फॉर्म P4O10,
प्लस वाटर। ये जो है ब्राइट लाइट और बिल्कुल स्मोक की स्क्रीन, स्क्रीन का मतलब वारफेयर्स के अंदर स्मोक स्क्रीन क्यों बनाते हैं, जैसे कवर करने के लिए, कि मान लीजिए यहां से आर्मी के पर्सन्स ने दूसरी ओर जाना है और यहाँ बीच में फायरिंग हो रही है, तो वो सेम यही चीज होलवे सिग्नल या स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए, ये तो कलर के साथ बर्न करती है। होलवे सिग्नल इसलिए क्योंकि इसमें कलर भी ऐड किया जाता है, रेड और ग्रीन, और सी के अंदर कहीं पे रॉक्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, सो दैट कोई एक्सीडेंट ना हो। और वैसे ही वो भेजेंगे ऐसे मटेरियल, उसके अंदर क्या रहता है, कैल्शियम फॉस्फाइड। हल्के से जर्क के साथ उसको भेजा, वाटर से रिएक्ट करते ही वहां पे स्क्रीन बन जाएगी। इतना ज्यादा धुआं होगा दैट विल एक्ट एज अ शील्ड, और कोई लोग वहां से निकल भी जाएंगे तो पता भी नहीं चलता। सो इट वॉज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ हॉलवे सिग्नल एंड स्मोक स्क्रीन बाय यूजिंग फॉस्फीन, क्योंकि फॉस्फीन बर्न करती है टू फॉर्म फास्फोरस पेंटॉक्साइड, और स्क्रीन बनाने का काम इसका है। फॉस्फीन इज द बेसिक रिएक्टेंट टू प्रोड्यूस दैट स्क्रीन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, इसका कंपैरिजन विद अमोनिया साथ साथ में नोट करना है। जहां आपको जरूरी लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको उसके बाद में आपने नोट कर लेना है। चलिए बात करते हैं फॉस्फीन की। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस डिस्कवर्ड बाय गेनकाम्ब्रे 1783 में। और सॉइल के अंदर फॉस्फेट्स होते हैं, हम फर्टिलाइज़र भी डालते हैं तो बैक्टीरिया फॉस्फीन को रिलीज़ करते हैं, जैसे अमोनिया को करते हैं नाइट्रेट से, उसी तरीके से फॉस्फीन। मेटेलिक फॉस्फाइड्स, कैल्शियम फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है दे फॉर्म फॉस्फीन। ठीक है, या फिर वाटर से करेंगे या हम कोई मिनरल एसिड डालेंगे, मतलब तो हमें हाइड्रोलिसिस करने से है। दोनों ही तरीकों से फॉस्फीन बनती है। तो ये रहे मेटेलिक फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड। तो हमने वाटर के साथ इनकी हाइड्रोलिसिस की तो क्या बन गई, फॉस्फीन। इसी तरीके से एल्युमिनियम फॉस्फाइड, इसमें हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और क्या बन जाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अगेन फॉस्फीन। वाटर से करेंगे तो क्वाइट ऑब्वियस हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे। Regarding laboratory method to prepare phosphine, we use white phosphorus plus sodium hydroxide and water. Means हम use कर रहे हैं aqueous sodium hydroxide और बन जाता है sodium hypophosphite with the liberation of phosphine. तो लैब के अंदर इसका सेटअप आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और ये नीचे हमने लिया है वाइट फास्फोरस, और ये जो आप बैलून टाइप चीज़ देख रहे हो ना, इसके अंदर हमने इसके फ्लास्क के अंदर इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ली है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑयल गैस, सो दैट कहीं इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाइट फास्फोरस ब्लास्ट ना कर जाए, तो सारा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी है ना। तो इस तरीके से हम जब इसको बॉईल करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर की वजह से अंदर रिएक्शन नहीं होता, देयर इज लिबरेशन ऑफ प्योर फॉस्फीन। ये जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, दैट इज फॉस्फीन, इट इज बबलिंग आउट थ्रू वाटर ट्रफ, और ये एकदम से रिएक्ट करके ना इस तरह से धुएं के छल्ले बनाती है जो फॉस्फीन है, और इनको हम बोलते हैं वॉर्टेक्स रिंग्स। तो एक्चुअली ये क्यों बनते हैं रिंग्स, क्योंकि इसके अंदर डाईफॉस्फीन एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। जब भी फॉस्फीन तैयार करेंगे डाईफॉस्फीन एज इम्प्योरिटी आएगी ही आएगी। और डाईफॉस्फीन और आप कहाँ देखते हो, जितने भी मार्शी एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लाइट इस तरह से फ्लिकरिंग लाइट नज़र आती है, फैलती फैलती सी रोशनी नज़र आती है, और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भूत है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक फिनोमिना होता है विलो द वेस्प, जिसके दौरान जो एटमॉस्फेयर के अंदर मार्शी एरियाज़ के अंदर जरा सी भी डाईफॉस्फीन है वो इस लाइट को ऐसे स्प्रेड करती है। अब इस इम्प्योर फॉस्फीन को प्योरीफाई करना है, हाउ, इट विल बी ट्रीटेड विद हाइड्रोजन आयोडाइड एनहाइड्रस, और ये बन जाता है फास्फोनियम आयोडाइड। फिर फास्फोनियम आयोडाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है, और पोटेशियम आयोडाइड बाहर, वाटर बाहर, एंड वी गेट प्योर फॉस्फीन। अब इसके अंदर जरा सी भी डाईफॉस्फीन नहीं है। एक और तरीका है,
वाइट फास्फोरस से हम फॉस्फीन एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से भी बना सकते हैं, इंस्टेड ऑफ जो हमने पीछे मेथड लगाया बाय यूजिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि डाइफॉस्फीन इज इनसॉल्युबल इन एल्कोहल। ठीक है, तो उससे ये आराम से बन जाएगी। एक और तरीका, इसी प्रोसेस के अंदर क्यों ना रास्ते में फ्रीजिंग मिक्सचर रख दिया जाए, एंड दैट फ्रीजिंग मिक्सचर ऑलवेज कंटेन्स लाइक या तो उसमें कोक डाला होगा आइदर अदर कंपाउंड, तो उसमें से फ्रीजिंग मिक्सचर डाइफॉस्फीन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्रीज कर लेता है, और नेक्स्ट चैम्बर के अंदर, सिलेंडर के अंदर हम किसको स्टोर करते हैं? प्योर फॉस्फीन को। अब ज़रा देखिए अमोनिया और फॉस्फीन दोनों का कंपैरिजन। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट क्या होता ही सेम है, ज्योमेट्री दोनों की पिरामिडल, दोनों ही 3 बॉन्ड्स बनाते हैं अलॉन्ग विद कोवेलेंट बॉन्ड, और एक इनके ऊपर रहता है लोन पेयर। अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 107.8। फॉस्फीन की ज्योमेट्री भी पिरामिडल, लेकिन फॉस्फीन का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 93.5 डिग्रीज, और ग्रुप में नीचे को मूव करते हुए बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। आपको याद आ रहा होगा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से कहीं ज़्यादा है। तो जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब देखो फॉस्फोरस से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो उस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड नाइट्रोजन विल बी मोर एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। कम एरिया में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फॉस्फोरस में ज़्यादा एरिया है तो डेंसिटी कम रहेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए फॉस्फोरस का जो बॉन्ड पेयर है वो फॉस्फोरस से दूर, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण जो बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो उनके ज़्यादा नज़दीक। और फिर आप लोग अच्छे से जानते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल जो है ये अंदर को प्रेस हो जाता है, फॉस्फीन के अंदर वो ज़्यादा प्रेस हो जाता है, और 93.5 इज़ द एंगल जहाँ। अब फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। फिजिकली अगर हम फॉस्फीन की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो सबसे पहली चीज़ तो है इट इज़ पॉइजनस, और इट स्मेल्स लाइक गार्लिक, लहसुन की तरह इसकी स्मेल है, या गली सड़ी हुई मछली की तरह, फिश की तरह। पानी के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी अमोनिया से कहीं कम है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, इट रिमेन्स न्यूट्रल, एक्वस pH3 सोल्यूशन इज न्यूट्रल, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर अगर हम फॉस्फीन को पास करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम रहती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, मेल्टिंग पॉइंट 139.5 और बॉइलिंग पॉइंट 185.5, ठीक है, लेकिन अमोनिया का ज़्यादा है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फॉस्फीन को हम -87 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बना सकते हैं, और नीचे चले जाएं -132 पे तो ये सॉलिडिफाई भी हो जाती है। फॉस्फीन और अमोनिया दोनों के पास ही लोन पेयर है, दोनों ही ल्यूइस बेसिस हैं, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर उसके ज़्यादा नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से ल्यूइस बेस का कैरेक्टर अमोनिया का ज़्यादा है। बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया इज़ मोर देन फॉस्फीन। फॉस्फीन हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोनियम हेलाइड्स बनाती है, लाइक अमोनिया प्लस HCl अमोनियम क्लोराइड, उसी तरीके से फॉस्फीन प्लस HI फॉस्फीनियम आयोडाइड। जैसे ही ये HI का मॉलिक्यूल आया, लोन पेयर चला जाता है किसके पास? H पॉजिटिव के पास, उनके बीच में बॉन्ड बन गया और फास्फोरस के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और I नेगेटिव उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ जुड़ जाता है। अब ये देखो, फास्फोनियम आयन और अमोनियम आयन दोनों सेम, 4 बॉन्ड्स और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है फास्फोनियम आयन का बॉन्ड एंगल pH3 से ज़्यादा है। क्यों? फॉस्फीन के अंदर लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल
लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से छोटा हो जाता है। लेकिन फॉस्फीनियम आयन इज टेट्रावेलेंट और फॉस्फीन क्या है? ट्राइवेलेंट। टेट्रावेलेंट मीन्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्वाइट ऑब्वियस। तो उसके बीच में बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। इसमें देखो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इधर लोन पेयर कोई भी नहीं, 4 हैं बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर के लिए स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। लेकिन फॉस्फीन के अंदर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आपको दिखाई दे रही है अभी, और अब आप देखेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन हमेशा कम होती है, लोन पेयर वाली रिपल्शन ज़्यादा होती है। तो रिपल्सिव इंटरेक्शंस जो हैं वो फॉस्फीन के अंदर ज़्यादा हैं, जिस वजह से बॉन्ड एंगल अंदर को प्रेस हो जाता है, वाइल उधर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 डिग्रीज। ओके, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर प्योर फॉस्फीन ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। यस, इट रिएक्ट्स एट 150 डिग्री सेल्सियस। और क्या बनाएगी? फॉस्फोरस से क्या बनेगा? फास्फोरिक एसिड। ओके, फॉस्फीन in an inert atmosphere at 440 डिग्री सेल्सियस और in the presence of electric spark ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाती है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? इनको जरा अलग अलग करो, फास्फोरस एंड हाइड्रोजन, राइट? तो इट विल गिव फास्फोरस एंड हाइड्रोजन, और स्पेशली क्योंकि हीट ज़्यादा है तो इट इज़ रेड फास्फोरस। या फिर aqueous solution of phosphine in the presence of light, it also breaks in its constituents, जिससे ये बनी है। फॉस्फीन सोल्यूशन के अंदर अगर हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, लाइक नाइट्रिक एसिड जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इट कैचेस फायर, एकदम से स्पार्क्स निकलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन उसमें आती है। देखो, फॉस्फीन प्लस नाइट्रिक एसिड, और अल्टीमेटली फॉस्फीन टूट गई और उसमें से फास्फोरस क्या बना लेता है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसकी कोई फ्लेम्स दिखाई नहीं देती हैं। फ्लेम किसकी दिखाई देती है? P2O5 की। नेक्स्ट, क्लोरीन गैस के साथ ये रिएक्ट कैसे करती है? हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करके बनाएगी फास्फोरस हेलाइड पेंटाक्लोराइड। Next property, it is with different aqueous salts, solutions of different salts like copper sulfate, silver nitrate, mercury chloride. तो phosphine से react करने के बाद they are precipitated as their phosphides. जो भी metal हमने लिया होगा as a metal phosphide. देखिए ज़रा, copper sulfate reacts with phosphine और बन जाता, it precipitates as copper phosphide, color ब्लू से ब्लैक। देन फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, फॉस्फीन जो है सिल्वर फॉस्फाइड को प्रेसिपिटेट कर देती है, वाइट टू ब्लैक। मर्क्यूरी क्लोराइड को एज मर्क्यूरिक फॉस्फाइड ये प्रेसिपिटेट करवा देती है फ्रॉम इट्स। और जहाँ तक हम रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं, अमोनिया से डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ती है। Tendency to give hydrogen increases. It means reducing power of phosphine, it is much more higher than that of ammonia. और इतनी आसानी से ये गोल्ड की रिडक्शन करवा देती है उसके एक्वा सोल्यूशन से टू मेटेलिक गोल्ड। अब इसकी यूजेस की अगर हम बात करें, इट इज़ वेरी यूजफुल। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कैल्शियम फॉस्फाइड, आपको पता है हाइड्रोलिसिस के बाद देता है फॉस्फीन, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड, ये दोनों चीज़ें हमने पैक करके रखी हैं। जैसे ही इस हुक को हम निकालते हैं, पानी में फेंकते हैं, पानी अंदर जाते ही दोनों कंपाउंड्स की हो जाती है हाइड्रोलिसिस और ब्राइट लाइट के साथ ये बर्न करना शुरू कर देता है। दिस इज कॉल्ड होल्मेज सिग्नल, जिसमें फॉस्फीन यूज़ होती है क्योंकि सी के अंदर कोई रॉक्स हैं तो एक्सीडेंट ना हो उस वजह से। और फॉस्फीन से अल्टीमेटली बनता है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन से निकली फॉस्फीन कैल्शियम फॉस्फाइड से, और कैल्शियम कार्बाइड से निकली एसिटिलीन। एसिटिलीन बर्निंग में हेल्प करेगी, फॉस्फीन बर्न करेगी और P2O5
बनाएगी, जिससे वो सिग्नल दूर से ही दिखाई दे जाता है। और इस चीज़ को जैसे सेम हॉल में सिग्नल की तरह हम स्मोक स्क्रीन बनाते हैं, उसमें भी आप देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड ही यूज़ होता है। और वॉरफेयर्स के अंदर जहाँ पे लड़ाई हो रही है, आर्मीज़ हैं, तो ये देखो कितने सारे स्मोक स्क्रीन के लिए हमने बॉम्ब्स फेंके हुए हैं। हेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, दो तरह के हेलाइड्स हैं, ट्राई हेलाइड्स एंड पेंटा हेलाइड्स। और एक्स हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से हेलाइड्स हैं फॉस्फोरस के? दे आर क्लोराइड्स, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड्स। और आयोडाइड सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, Pi5 is unstable due to larger size of iodine. Pi3 तो एग्जिस्ट कर जाता है इजीली, इट इज स्टेबल, बट Pi5 इज अनस्टेबल। ठीक है, रीजन में आगे बात करती हूं। ओके, अब ट्राइहेलाइड स्ट्रक्चर जिस तरीके से फॉस्फीन के अंदर था, लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसी तरीके से अब हुआ क्या, हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया? क्लोरीन। ठीक है, और यहां पे बॉन्ड एंगल इट इज 100.4 और फॉस्फीन के अंदर रहता है 93.5, राइट। अमोनिया के अंदर होता है 107.5, लेकिन फॉस्फीन में वो डिक्रीज हो जाता है, ये बात आप पढ़ चुके हैं, बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज होता है, राइट। तो फॉस्फीन और इसका ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर, डिफरेंस इज ओनली प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एट द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। और जिस वक्त बनता है पेंटाहेलाइड, पेंटाहेलाइड बनाने के लिए अब हमें दो एक्साइटेशन स्टेट्स तक जाना पड़ता है। देखें, फास्फोरस 15, 3s2 3p3, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो इट विल बी 3s2 3p3, तो ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर। तो इस स्टेज में बन जाता है PCl3, एक लोन पेयर और 3 क्लोरीन्स के साथ फास्फोरस कंबाइन कर लेता है। ठीक है, और देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, और यही रीजन है ये स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर? ओके, अब मुझे बनाना है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। व्हाट विल हैपन, वहां पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो दिस इज ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा आगे, इट वाज 3s 3p 3d हमारे पास खाली पड़ी है। ठीक है, ये वाला घर खाली पड़ा है, तो 1 2 3 ये वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच गया इधर। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई? sp3d, टोटल 5 के लिए अरेंजमेंट क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। इट फॉर्म्स ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हैविंग बॉन्ड एंगल 120 एंड 90 डिग्रीज। अब देखिए, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है, इस बॉन्ड को जो 120 है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल एंगल। एंड ये जो 3 बॉन्ड हैं, दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, दिस एंगल इट इज नोन एज एक्सियल एंगल, एंड बॉन्ड इट इज एक्सियल बॉन्ड। और आप देखिए, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इट इज 204 पिकोमीटर एंड एक्सियल बॉन्ड लेंथ इट इज 219 पिकोमीटर। मींस जो इसका एक्सियल बॉन्ड है इट इज लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, जितनी चीजें मैं यहां पे नोट कर रही हूं, बता रही हूं, दीज आर 1 मार्क क्वेश्चंस। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो है दे आर लेंथियर, दे आर लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, राइट। इट वाज रिगार्डिंग इट्स स्ट्रक्चर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो PCl5 है इट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, exist as molecule in gaseous and liquid state.
जब PCl5 गैशियस फेज में है, सिंगल मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट है, तो कंबाइन कर जाएगा आपस में थ्रू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये है मॉलिक्यूल PCl5। बट अगर ये आयनिक है एज आयन, इन आयोनिक फॉर्म इट एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। तो उसमें क्या रहेगा, या तो केटाइन, देखो PCl3, इसके साथ कोई आयन लग गया, एक और क्लोरीन, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, तभी क्लोराइड बनेगा, तो ये लोन पेयर इसने इसको दे दिया, तो ये बन गया PCl4 नेट चार्ज पॉजिटिव। PCl5 एक और क्लोरीन आई, ये बन जाता है PCl6 नेट चार्ज 1 नेगेटिव। चाहे केटाइन बने चाहे एनाइन, दोनों ही आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे और सॉलिड होंगे। इसी तरीके से PbR3 एंड Pi5, ये भी इसी तरीके से, PbR3 एग्जिस्ट एज PbR4 नेट चार्ज और Pi3, ये भी इसी तरीके के कंपाउंड्स बनाते हैं कि जब ये सिंगल हैं दे विल एक्ट एज मॉलिक्यूल गैशियस और लिक्विड फॉर्म के अंदर, बट दे एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म लाइक दिस इन सॉलिड स्टेट। PbR4 नेट चार्ज पॉजिटिव, इसके साथ एक ब्रोमाइड लग गया, Pi4 नेट चार्ज पॉजिटिव, उसके साथ एक आयोडाइड लग गया। तो इस तरीके से ये थे हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस दो तरह के हैं, ट्राईऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड, ठीक है, और दोनों ही डाइमेराइज हैं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, इसका बहुत बार एग्जाम में आता है। तो पहले आपने 4 फास्फोरस लिख लिए, ओके। अब यहां पे अगर आप देखें -2 और यहां पे क्या आ गया +3, मींस फास्फोरस 3 बॉन्ड शो करेगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, +3 मींस 3 कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। अब ये दोनों फास्फोरस, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन और इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन, ओके। अभी क्रॉस में देखिए, और इधर इनके बीच में, इसके पास एक लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, हो गया कंप्लीट। तो इट वाज P4O6, स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 एग्जाम में आता है। अब P4O10, P4O10, तो दिस इज पेंटाऑक्साइड, अगेन इट इज डाइमर, -2 -20 +5 +20, इसका मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर फास्फोरस विल बी हैविंग 5 बॉन्ड्स। कैसे, लेट्स सी। अगेन इसको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रखिए, तो पहले 6 वाला स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3 4 और 5 6। अब यहां पे सभी फास्फोरस के पास लोन पेयर था, तो वो कंबाइन कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। इसी तरीके से फास्फोरस और ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट होगी। अब आप काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन के लेफ्ट राइट सिर्फ 2 बॉन्ड होंगे और फास्फोरस के अराउंड 5। तो दीज वर ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। Let's have a look on oxo acids of phosphorus. तो ये रहे नेम ऑफ ऑक्सो एसिड, मेटाफास्फोरिक एसिड HPO3, हाइपोफास्फोरस और फॉस्फिनिक एसिड H3PO2, फास्फोरस एसिड H3PO3, फास्फोरिक एसिड H3PO4। फास्फोरस को फास्फोनिक एसिड भी बोलते हैं और फास्फोरिक एसिड को ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी लिखा जाता है। देन H3PO5, दिस इज पर ऑक्सो फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई, तो पर ऑक्सो फास्फोरिक एसिड। देन H4P2O6, दिस इज हाइपोफास्फोरिक एसिड, and
H4P2O7, it is diphosphoric acid. And last, peroxo diphosphoric acid. अब सबसे पहला स्टेप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, -2 +1 +5, -2 +1 टोटल हो गया +3, ये है -4 तो इसके ऊपर क्या आया +1, -2 +1 -6 +3 +3 टोटल हो गया +6, -2 +1 टोटल -8 +5, राइट। ये मैं अभी बताती हूं। यहां पे 6 2 12, 12 -4 प्लस तो 8 और चाहिए, राइट। तो यहां क्या आएगा +4, 4 2 8, 8 + 4 12 +4 -2 +1 टोटल -14, यहां आ गए 4, बाकी बचे 10, तो यहां क्या आ गया +5, ठीक है। अब ये जो दो बचे हमारे पास, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप सभी ऑक्सीजन के ऊपर, मैं यहां अलग से करके दिखा देती हूं, H3PO5 -2 +1, ये हो गया टोटल -10 +3, इसके ऊपर आ रहा है +7। दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली इसमें क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यहां पे दो ऑक्सीजन्स कैसे प्रेजेंट है विद -1 चार्ज, क्योंकि पर ऑक्सो ग्रुप ये, दिस इज पर ऑक्सो ग्रुप, -1 O2 के ऊपर आएगा -2 चार्ज, ठीक है। अब यहां पे H3PO5 और O5 के अंदर O2, दो ऑक्सीजन, उसके ऊपर है -1 चार्ज, पर ऑक्सीजन -1, तो 2 का हो गया -2, और 3 ऑक्सीजन ऐसी हैं विच आर हैविंग -2 चार्ज, तो टोटल कितना हुआ -2 -6 कितना हो गया प्लस, दिस इज -6, 6 6 प्लस माइनस टोटल हो गया -8, तो इसके ऊपर आया टोटल -8 चार्ज +1, तो इसके ऊपर कितना आया +5। क्लियर हुआ? तो दिस इज +5। इसी तरीके से H4P2O8, H4P2O8 मींस इसमें से दो ऑक्सीजन पर ऑक्सो के ग्रुप में प्रेजेंट है, -1 तो दो ऑक्सीजन मतलब पर ऑक्सीजन -1 चार्ज, बाकी कितनी बची 6, -2 चार्ज होगी टोटल 8, तो ये चार्ज कितना आया -2 -12, टोटल कितना हो गया -14, तो इसके ऊपर आया -14, इसके ऊपर +1, 4 से 4 कैंसिल, बाकी बचा 10, 10 डबल है +5, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आया +5। जब हम इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि पर ऑक्सो ग्रुप किस तरीके से प्रेजेंट है। सबसे पहले HPO3, ओके, दिस इज P 1 2 3, ओके, A के साथ लग गया H, ठीक, और इधर बन गया डबल बॉन्ड, इधर बन गया सिंगल बॉन्ड, और क्योंकि यहां पे फास्फोरस के पास एक लोन पेयर है, वो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जोड़ लेगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कंप्लीट, फास्फोरस की वैलेंसी भी कंप्लीट, क्योंकि यहां पे फास्फोरस जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर इसको डबल बॉन्ड भी शो किया गया है, बिकॉज इट इज शोइंग हियर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे आप डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, बट दिस इज द बेटर अरेंजमेंट। अब इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है विच कैन बी रिलीज्ड, तो दिस इज मोनोबेसिक। इनको आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते जाएं, क्योंकि मुझे बीच में से इनको मिटाना भी पड़ सकता है, ठीक है। अब H3PO2, ये रहा फास्फोरस, 1 2 हाइड्रोजन हैं 3, ओके, तो एक हाइड्रोजन तो लग गई इसके साथ,
एक हाइड्रोजन लग गई इधर और एक लग गई इधर, ओनली देन फॉस्फोरस कैन हैव इट्स वैलेंसी कंप्लीट। इसमें से अब देखिए सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक नेचर शो कर सकती है। जब स्ट्रक्चर लिखा गया तो आपको लिखने में लग रहा होगा यहां से तो 3 हाइड्रोजन जाएंगे, इट शुड बी ट्राइबेसिक। नो, इट इज मोनोबेसिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आएगा, शो दैट H3PO2 इज मोनोबेसिक एंड नॉट ट्राइबेसिक। तो उसको दिखाने के लिए आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अगेन फॉस्फोरस 1 2 3, राइट। चलो मैं यहां लिख लेती हूं 3। हाइड्रोजन्स हैं 3, वेल H इसको 5 कंप्लीट करना है। अब 2 चीजें बची, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड हियर एंड सिंगल हाइड्रोजन हियर। नाउ H3PO3। यही एक तरीका है फास्फोरस की पेंटावेलेंसी को कंप्लीट करने का। तो अब देखिए यहां से ओनली 2 हाइड्रोजन्स जो है दे कैन बी रिमूव्ड, दे कैन शो एसिडिक नेचर। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इट इज डाइबेसिक। डाइबेसिक और समटाइम्स किसी किसी बुक में लिखा होता है डाइप्रोटिक। क्वेश्चन क्या आएगा, शो दैट H3PO3 इज डाइबेसिक नॉट ट्राइबेसिक। हाउ विल यू जस्टिफाई योर आंसर? तो आपको स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा। H3PO4, ओके, फास्फोरस 1 2 3 4, 1 2 3 हो गए 5 बॉन्ड कंप्लीट। अब यहां से देखो कितने हाइड्रोजन जा सकते हैं, 1 2 3। तो दिस इज ट्राइबेसिक और ट्राइप्रोटिक। प्रोटिक मींस H पॉजिटिव आयंस, और H पॉजिटिव वही जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ है। ये ऑक्सीजन से बाहर था, ये 2 ऑक्सीजन के बिना थे, तो ये नहीं गए। नेक्स्ट H3PO5 आ गया ना, पर ऑक्सो ग्रुप। अब देखना पर ऑक्सो ग्रुप को हम कैसे शो करेंगे। ये रहा फास्फोरस 1 2 3 4, ओके, H डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड था ना, अब यहां पे ऐसे प्रेजेंट है। दिस इज द मीनिंग ऑफ पर ऑक्सो ग्रुप। अब देखिए एक H ये जा सकता है, एक ये जा सकता है, एक ये जा सकता है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 -2 -2 -1 -1, टोटल देखो 2 4 6 7 8, -8 ही आया था ना वहां पे। तो इस तरीके से दिस इज पर ऑक्सो ग्रुप। यहां पे ये दोनों ऑक्सीजन ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैं आपको बता चुकी हूं पहले। तो अगेन इट इज ट्राइबेसिक, राइट, ओके। नाउ hypophosphoric acid H4P2O6, let's have a look on it. H4P2O6, तो इसको थोड़ा आगे करके बनाती हूं। 1 2, 2 फास्फोरस, टोटल 6 ऑक्सीजन्स, ओके, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन्स कितने हैं, 4, बराबर बांट दीजिए, 1 2 1 2, सिंपल। 2 फास्फोरस दोनों लिख लिए, टोटल इसके पास थे 6 ऑक्सीजन्स, 3 इसके अराउंड लिख दो, 3 इसके अराउंड लिख दो। अब दोनों फास्फोरस के 5 बॉन्ड भी कंप्लीट हो रहे हैं और हाइड्रोजन्स कितनी बाहर जा रही है, 1 2, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, 4। दिस इज टेट्रा बेसिक, ठीक है, ओके। नाउ डाइफास्फोरिक एसिड, ठीक है। अभी आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे थोड़ी जगह खाली करनी है यहां पे, ठीक है। मैं यहां इसका स्ट्रक्चर बना देती हूं,
फिर आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाती हूं कि कैसे बनाइए। दो सेम चीज यही, बस एक ऑक्सीजन बीच में लगा देनी है हमने। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक ऑक्सीजन बीच में आ गई, होगी 7। 1 2 डबल बॉन्ड, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही, ठीक। और देखो कितनी हाइड्रोजन्स हैं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नियर ऑक्सीजन। अगेन इट इज टेट्रा बेसिक और टेट्रा प्रोटिक। अब हमारे पास बचा है सिर्फ एक H4P2O8, ठीक है। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर इधर बना देती हूं। सबने नाम नोट कर लिए हुए हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देती हूँ, ये वालों को हटा देती हूँ। ठीक है, H4P2O8 इसका स्ट्रक्चर इधर चला भी। H4P2, ओके, एक फास्फोरस दूसरा फास्फोरस, ठीक है। दोनों के अराउंड, अब फास्फोरस के अराउंड, दिस इज पर ऑक्सो ग्रुप, इट इज हैविंग पर ऑक्सो ग्रुप। तो दोनों फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बाकी बचे 6, लगा दीजिए। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, डबल बॉन्ड, इधर आया OH 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 OH, ये आ गया बीच में पर ऑक्सो ग्रुप। -1 -1 -2 -2 -2 2 4 6 8 10 12 13 14, यही आया था, ठीक है। तो ये बन गया H4P2O8, राइट। जब ये बना डाइफास्फोरिक एसिड, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर है। डाइफास्फोरिक एसिड का मतलब 2 फास्फोरिक एसिड आपस में जुड़ गए, एक फास्फोरिक एसिड H3PO4, राइट। इसका OH, इसका H, वाटर रिमूव्ड। अब जरा इनको जोड़िए साथ में, दिस इज डाइफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस, OH OH, आगे क्या आ गया, सिंगल ऑक्सीजन, फास्फोरस, डबल बॉन्ड, OH OH, बन गया H4P2O7। ये तो स्ट्रक्चर है किसका, H4P2O8, इसका स्ट्रक्चर है ये। और ये कैसे बना, डाइफास्फोरिक एसिड कैसे बना, 2 फास्फोरिक एसिड लिए, वाटर रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन आ गई दोनों फास्फोरस के बीच में, बन गया ये वाला स्ट्रक्चर। मैंने सिर्फ यही बताना था, डाइफास्फोरिक एसिड का मतलब 2 सल्फ्यूरिक, जो फास्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर कंडेंस्ड। अब अगर आप इसमें वापस पानी डाल देते हो, इधर H इधर OH, वापस 2 मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड के बन जाएंगे। तो इट वॉज ऑल अबाउट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। सो ऑक्सो एसिड्स तो आपने पढ़ लिए, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Which oxo acid can reduce silver nitrate to metallic silver? Also justify your answer. ये क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आता है, सिल्वर नाइट्रेट को हम किस ऑक्सो एसिड से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 2, हाइपोफास्फोरस एसिड एंड ऑर्थोफास्फोरिक एसिड, H3PO2 H3PO4। ओके, आई होप आप लोगों ने सोचा होगा, तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर रहेगा H3PO2, क्योंकि इसके अंदर 2 है पीएच बॉन्ड, सिर्फ एक है OH, मीन्स एक ही हाइड्रोजन जा सकती है और सिल्वर को एक ही हाइड्रोजन चाहिए, तो H3PO2 reduces silver nitrate to silver. Like hypophosphorus, orthophosphorus and pyrophosphorus acids, these are also very good reducing agents.
इनको भी हम यूज़ करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. नाउ वन मोर क्वेश्चन. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज अ ट्राइबेसिक एसिड. कैन यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बिफोर लुकिंग एट द आंसर? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को हम ट्राइबेसिक क्यों लेते हैं? अब आप अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप ये देखते हैं, इसमें 4 ऑक्सीजन्स हैं और 3 हाइड्रोजन्स. एक ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ और 3 जो हाइड्रोजन्स है दे आर अलोंग विद ऑक्सीजन, इसलिए ये बनाता है फॉस्फेट आयन एंड 3H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस. तो दैट इज व्हाई इट इज ट्राइबेसिक. अब जरा इनके सबके स्ट्रक्चर्स आप देखिए. अब कितने पीएच और कितने पीओएच बॉन्ड्स हैं ये टेबल आपके सामने है और वहीं से आप डिसाइड करते हो इनकी बेसिसिटी. अब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर आप देखें तो जितने भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं ये एक और प्रोसेस शो करते हैं, दैट इज डिसप्रपोर्शनेशन. डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से रिएक्शन के बाद जो 2 कंपाउंड्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे, दे विल बी हैविंग 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वन लो एंड वन हाई. ठीक है, जिससे वो बनता है एक ऑक्सीडेशन स्टेट उससे कम होगी और एक उससे ज्यादा होगी. अब ये हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, देखो जरा, यहां इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. इसने बनाई फॉस्फीन एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, अब आप देखना फॉस्फीन के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और H3PO4 के अंदर यस +5. तो +3 को देखो, -3 उससे नीचे और +5 उससे ज्यादा. इसी तरीके से hypophosphorus acid, it is also forming phosphine and H3PO4, oxidation state -3 +5. And also regarding all the compounds of phosphorus, we studied about allotropes, then important compounds जिसके अंदर आपने फॉस्फीन की प्रेपरेशन से लेके उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, देन हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस, देन ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस एंड इन द लास्ट देयर वाज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस. तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा? इसको जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन. So stay tuned for upcoming video. Till then, stay home, stay safe.